हेलो डियर फ्रेंड्स, फाइनली हमने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी हमने हार्डवर्क किया है, जिससे हमें आइडिया हो गया है। अब हम क्वेश्चन को फास्ट करना सीखे। एक्चुअली अभी तक तो हमारे है कि सर 5 मिनट में तो मैं क्वेश्चन कर ही देता हूँ, कैसा भी आ जाए, बट स्पीड विद एक्यूरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते पहचाने, क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो, इसीलिए हम लोग महा रिवीजन कोर्स लाए। इसमें हम मोल के लिए हम आगे बात करते हैं। तो हमारे पास मोल में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन मैंने जो लिया है, मास ऑफ ग्रेफाइट व्हिच शुड बी बर्न कंप्लीटली विद 9.6 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस CO एंड CO2। जब भी मैं देखता हूं ना कि यार मेरे पास, देखो सबसे पहले तो मैं एक रिएक्शन बताता हूं। NaOH और HCl जो है ये क्या बना रहा है, NaCl सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अगर मैं यहां कार्बन वाली रिएक्शन लिखूं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO प्लस CO2, इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते, ऊपर वाले को कर सकते। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको आप बैलेंस नहीं कर सकते। बैलेंस करेंगे तो आपके पास बहुत सारे मेथड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, मैं कार्बन को ऑक्सीजन को अलग अलग रेशियो में बैलेंस कर सकता हूं। आप कार्बन यहाँ 6 लिख दो फिर भी आपकी बैलेंस हो जाएगी, यहाँ कार्बन को 5 लिख दो फिर भी बैलेंस हो जाएगी। और जब आप सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन का, आप खुद करके देखना, यहाँ कार्बन को 5 ले लेना, कार्बन आप बैलेंस करने की कोशिश कर लेना इधर राइट साइड में, फिर कार्बन को 6 ले लेना, फिर बैलेंस करना। यूल फाइंड कि आपके पास कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो जो आया है वो ऑलवेज सेम नहीं आया, सिंपलेस्ट रेशियो अलग अलग आया है। जबकि ऊपर वाली रिएक्शन में आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, सेम आया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाए, हाउ, मतलब क्या है एक्चुअल में बेटा, इस टाइप की रिएक्शंस को कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। यानी कार्बन और ऑक्सीजन मिलके, हमें पता है ये वी नो, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, CO बना रहा है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहा है। तो कार्बन जो है और CO भी बना रहा है, कार्बन CO2 भी बना रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम ध्यान रखें, बेसिकली हमारे पास सारी कहानी जो है किस पे बेस्ड है, सारी कहानी इस पे बेस्ड है कि अगर मैं पैरेलल रिएक्शन देखूं तो पैरेलल रिएक्शन में सिर्फ POAC लगेगा। क्या सर दूसरी रिएक्शंस पे POAC नहीं लगेगा? और ये POAC क्या है? POAC का मतलब है एटम कंजर्वेशन। एटम रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में, बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन एटम सेम रहेंगे। तो बिफोर द रिएक्शन कार्बन और आफ्टर द रिएक्शन कार्बन सेम रहेंगे। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ये दोनों रिएक्शन पे लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं और इस पे भी लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। पर बात ये आ रही है कि सर इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में अंतर क्या? अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही मैं H2 हटाऊंगा ये रिएक्शन इनकम्प्लीट हो जाएगी, हाइड्रोजन दिखेगा ही नहीं। यहां CO2 को हटा दे, जैसे ही मैं CO2 हटाऊंगा ये रिएक्शन अभी भी कंप्लीट दिख रही है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO। यानी एक बाय प्रोडक्ट हटाने पे भी पैरेलल रिएक्शन हमें वैसी की वैसी दिखेगी। तो पैरेलल रिएक्शन को देखने का क्या तरीका है? पैरेलल रिएक्शन को देखने का तरीका है, एक बाय प्रोडक्ट हटा देंगे तब भी रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, सेम रहेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तब भी बैलेंस कर देंगे मतलब हम रिएक्शन को, जबकि इसमें एक बाय प्रोडक्ट हटाने पे रिएक्शन ही इनकम्प्लीट हो गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो ठीक है, एक आइडिया, ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम POAC जनरली देखो, दो रिएक्टेंट मिलके, दोनों रिएक्टेंट इसमें भी गए इसमें भी गए, थोड़ा आइडिया ले लोगे तो आइडिया रहेगा। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका वजन हमें कितना दिया है, जब भी वजन दिया जाए मोल निकालने की हमें प्रैक्टिस रहनी चाहिए। इसके 0.3 मोल आए, इसके 0.3 मोल आए, इसके मोल्स कितने दिए क्वेश्चन ने, इसके मोल्स 4x, इसका 4x दिया है, इसका कितना मोल दिया है x, ठीक, इसका मोल कितना दिया है x, इसके मोल दिए हैं क्वेश्चन ने, इसके मोल दिए हैं और ऑक्सीजन के मोल दे दिए हैं। अब हमें x निकालना पड़ेगा। हम POAC किस पे लगा रहे हैं, ऑक्सीजन पे। क्या लगा रहे हैं, POAC, एटम कंजर्व कर रहे हैं ऑन O पे लगा रहे हैं। अच्छा, रिएक्शन के पहले जितने O हैं बाद में भी उतने ही रहेंगे। यार मान लो कुछ बैचलर्स की शादी हुई, मान ले तेरी शादी हुई, तेरे दोस्तों की भी शादी हुई, शादी के पहले 5 फ्रेंड्स थे, अभी भी 5 रहेंगे या लड़कियों में चेंज हो जाएंगे लड़के? अरे रहेंगे तो बॉयज ही, तो जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे दादा। तो ऑक्सीजन पे POAC अगर मैं लगा रहा हूं तो इधर के ऑक्सीजन बराबर इधर के ऑक्सीजन। अच्छा, एक O2 को फोड़ेंगे 2 O मिलेंगे, 0.3 मोल O2 को फोड़ेंगे कितने मिलेंगे, 0.6। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 0.3 इंटू 2, इधर के ऑक्सीजन। अच्छा, इधर कार्बन मोनोऑक्साइड को फोड़ जरा, एक मॉलिक्यूल को फोड़ेगा एक ऑक्सीजन मिलेगा। तो एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे एक ऑक्सीजन मिलेगा, तो 4x इंटू 1, हाँ या ना? अच्छा,
एक CO2 को फोड़ेगा कितने ऑक्सीजन मिलेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फोड़ेगा तो 2 ऑक्सीजन मिलेंगे, यानी x कार्बन डाइऑक्साइड को फोड़ेगा तो 2x मिलेंगे। जब मैंने इसको सॉल्व करना चाहा तो हमारे पास सीधे सीधे, वापस से सुनो मैंने क्या किया है, मैंने इधर ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया। इधर ऑक्सीजन है ही नहीं कार्बन में, यहां O2 है, तो एरो के पहले वाली ऑक्सीजन क्या है, ये ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कितनी है 0.3 मोल। एक मॉलिक्यूल को फोड़ते हैं 2 मिलती है, तो 0.3 मोल को फोड़ेंगे दुगने O मिल जाएंगे। O इधर के O, इधर CO में, एक CO में से एक O, तो 4x में से 4x इंटू 1, इसमें 2x इंटू x इंटू 2, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। नाउ हमारे पास इसको बैलेंस 3 2 6 और ये x बराबर 0.1 आ गया हमारे पास। नाउ सेम हम POAC किस पे लगा देंगे, POAC ऑन कार्बन। कार्बन पे हम POAC लगा रहे हैं। कार्बन पे मैं POAC कैसे लग रहा हूं, इधर के कार्बन बराबर इधर के कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन 1 मिनट में हो जाता है क्वेश्चन। ऐसा मत सोचना है कि 1 मिनट में नहीं होगा। अच्छा, एक CO को फोड़ेंगे, एक कार्बन मिलेगा यानी 4x। एक CO2 को फोड़ेंगे, एक कार्बन दैट इज x, तो 5x कार्बन आ गया। x की वैल्यू मैंने डाल दिया 0.1 दैट इज 0.5 मोल्स कार्बन के आ गए। मोल्स आ गए, वजन निकालना बड़ा आसान है, मास इज इक्वल्स टू मोल इंटू मोलर मास। कार्बन के मोल्स कितने हैं 0.5, मोलर मास कार्बन का 12 5 जा 66 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास 6 ग्राम कार्बन आ गया। ठीक है, तो हमें POAC यहां पे सीखने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मास ऑफ 3.2 into 10 power 5 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इतना, इतने एटम्स का वजन इतना, तो एटॉमिक मास निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं और आते भी हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी करनी है। इतने एटम्स हैं हमारे पास, इतने एटम्स का वजन हमारे पास कितना दिया है 8 into 10 power -18 ग्राम। ठीक है, तो हमें मोलर मास निकालना है, यानी एक मोल एटम्स को लेना है। 6.023 into 10 power 23 ले लें। इतने एटम्स का मतलब है एक मोल एटम्स। एक मोल के वजन को ही मोलर मास या एटॉमिक मास हम कहेंगे। तो इतने एटम्स का वजन कितना हो जाएगा 8 into 10 power -18 इंटू 6.023 इंटू 10 power 23 डिवाइडेड बाय, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3.2 इंटू 10 power 5 से। ये 10 power 5 ऊपर गया तो 10 power -23 और +23 कैंसिल हो जाएगा। 3 2 जा 6, 8 2 जा 16, लगभग 16 यानी 15 आंसर हमारे पास ऑप्शन से मैच कर गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास इज 15 ग्राम पर मोल, तो आंसर आ जाएगा 15। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। The mass of CO2 that must be mixed with 20 grams of oxygen such that 27 ml of sample, एक सैंपल लिया, एक डिब्बा लिया, लेट्स से कंटेनर लिया। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो समझ में नहीं आ रहा, एक कंटेनर ले। बिल्कुल, एक कंटेनर तू ले ले। ठीक है, अब इस कंटेनर में CO2 भी है और O2 भी है। अब साफ साफ बोला है दोनों के मोल्स क्या है, बराबर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के बराबर हैं। अब 27 ml का ले या 1 लीटर का ले या 2 लीटर का ले, हमारे पास रेशियो सेम रहेगा। जितना CO2 का और O2 का रेशियो है वो सेम रहेगा। तो CO2 के मोल जो हैं ऑक्सीजन के मोल के बराबर कर दें। अच्छा, मोल से वजन कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास ऑफ CO2। यहां पे भी क्या करेंगे, मास ऑफ O2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2। CO2 का वजन हमें निकालना है, मोलर मास 44 हमें पता है, ऑक्सीजन का मास हमारे पास 20 ग्राम दिया हुआ है, O2 का मोलर मास 32 हमने यहां लिख दिया। तो मास ऑफ CO2 24 5 जा 24 4 8 जा 32, तो CO2 का आ जाएगा लगभग 27.5 ग्राम हमारे पास आ गया। तो ये CO2 का हमारे पास वजन आ गया। ये कंफ्यूजन करने के लिए हमें दिया हुआ है। जब भी ये डेटा 27 ml हमारे पास कंफ्यूजन करने के लिए इसने क्वेश्चन ने दे रखा है, याद रखना कंफ्यूज नहीं होना है। गेटिंग माय पॉइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड कंटेन्स 7 कार्बन एटम्स, 2 ऑक्सीजन एटम्स
कंपाउंड लिखना चाहे लिख दे, कोई बात नहीं। ये ले, कार्बन कितने हैं 7, ऑक्सीजन कितने हैं 2, और अलग कोई एलिमेंट है उसका मुझे नहीं पता, वाई लिख लो, व्हाटएवर, डजंट मैटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, एक मोल का वजन। याद रखना मोलर मास क्या होता है, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाए, मॉलिक्यूलर मास आ जाए या मोलर मास आ जाए, यानी एक मोल का वजन, मास ऑफ 1 mole of substance, 1 mole of substance is called as molar mass। एक मोल सब्सटेंस का मोलर मास। अच्छा 7 कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल में, तो एक मोल में कितने होंगे? अच्छा एक बच्चे में 32 दांत है, एक बच्चे को फोड़ेंगे 32 दांत निकलेंगे, एक डजन में कितने होंगे? वापस एक स्टूडेंट में 32 टीथ हैं, तो एक डजन में कितने होंगे? 32 इंटू 12। इसी तरह एक मॉलिक्यूल में 7 कार्बन है, तो एक मोल में कितने होंगे? 7 इंटू वॉट? Na, राइट, वेरी गुड। तो हमारे पास इसका मोलर मास निकालना है। मोलर मास कैसे निकालेंगे? एक कार्बन है तो उसका वजन 12 ग्राम होता है, 7 कार्बन का वजन कितना होगा? 7 इंटू 12, ठीक। तो मैंने सीधे सीधे 12 ग्राम ले लिया एक कार्बन में, ठीक है। एक मोल कार्बन का 12 ग्राम होता है, तो 7 मोल कार्बन का 7 इंटू 12। ऑक्सीजन का हमारे पास 2 इंटू एक ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस अब इंपॉर्टेंट है, मोलर मास निकाल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, प्लस अब इसका वजन जो है इतना दिया हुआ, एक मॉलिक्यूल का वजन दिया हुआ है। ये किसका वजन है? एक मॉलिक्यूल का वजन है 1 इंटू 10 पावर माइनस 23। एक मोल, इसने मोल को 6 इंटू 10 पावर 23 लिया है। क्वेश्चन है एक का वजन, दिस इज एक का वजन, मास ऑफ 1 या जो भी जितनी भी एटम है, मास ऑफ 1 एटम या जितनी भी एटम्स है या वाई एटम्स, तो मास ऑफ वाई एटम्स का वजन इतना है, इंटू Na कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वजन आ जाएगा, मोलर मास, हाँ या ना? टोटल मोलर मास कैसे आएगा? इनको, इसको और इसको ऐड कर देंगे तो इट विल कम आउट टू अप्रॉक्स 122 आना चाहिए। चेक कर लो भाई, 32 चेक कर लेना, 84, ठीक है, 90 और 32 122। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें करना आना चाहिए, बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसने इलेक्ट्रॉन्स पूछ लिए 4.4 ग्राम। जब भी मेरे पास वजन हो और नंबर पूछ ले, मैं बिना दिमाग लगाए कौन सा फॉर्मूला लगाता हूं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं? C2O4 2 माइनस, ऑक्सिलेट आयन के मोल्स निकालने हैं, तो वजन भी किसका लेंगे? ऑक्सिलेट आयन का वजन लेंगे C2O4 2 माइनस, मोलर मास भी किसका लेंगे? मोलर मास भी C2O4 2 माइनस का लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे पास C2O4 2 माइनस का हमें क्या निकालना है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4.4 ग्राम में, तो 4.4 ये ले लिया, सॉरी 4.4 आएगा, ठीक। तो यहां लिख देता हूं 4.4 डिवाइडेड बाय कार्बन 12 2 जा 24, 16 4 जा 64, 88 आ रहा है, यही आ रहा है। तो 1/20 आ जाएगा, 1/20 मोल्स हमारे पास आ जाएगा। 1/20 मोल्स किसके आ गए? C2O4 2 माइनस के, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे। एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं देखना जरा। अच्छा एक कार्बन है, अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स, 6 न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 कार्बन में कितने होंगे? 12। इसको रब कर देते हैं जो साइड में हमने किया है, ठीक है। नाउ हमारे पास एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 कार्बन में कितने होंगे? 2 इंटू 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्सीजन 8 होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन एक ऑक्सीजन में, तो 4 में कितने होंगे? 4 इंटू 8 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अलग से दिए हुए, हाँ या ना? ये तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल में हमारे पास
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में है? एक मॉलिक्यूल में। तो टोटल 1/20 मोल्स में कितने आएंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, पहले 1 मोल में निकाल लेते हैं, ठीक है। 1 मोल में कितने आ जाएंगे? 6 to 12, 32 प्लस 2 इंटू Na मैंने कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल में, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मोल के बाद हमें कितने मोल दिए हुए? 1/20 मोल्स। 1/20 मोल्स, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12 और 32 कितना हुआ? 44 प्लस 2 46 Na इंटू 1/20। क्लियर है? तो 2.3 Na हमारे पास आंसर आ जाएगा। वापस से सुनो, एक बार और सुन लो। मैंने सबसे पहले जब भी मास दिया हो ग्राम में, मैंने इसके मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद हमने क्या किया? कलर चेंज करें इनका। देखो, मैंने सबसे पहले मोल निकाल लिया। मोल निकालने के बाद मेरे पास इतने मोल्स हैं, इतने मोल्स मेरे पास टोटल हैं। अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, या एक मोल का मतलब इनटू एवोगैड्रो नंबर, और कितने मोल क्वेश्चन में दिए हैं? 1/20 मोल्स में हमारे पास इनटू 1/20 करेंगे, आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सो दिस इज हाउ कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ ले, या नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ ले, तो हमें प्रैक्टिस रहनी चाहिए। इसे फास्ट करने की कोशिश करना। हमने सिस्टमेटिकली समझ लिया कैसे हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, पर हमें 1 मिनट में क्वेश्चन करना है। तो डायरेक्ट मोल ओरली निकाल लो। 4.4 डिवाइडेड बाय 88 मोल निकाल लिए। मोल एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन निकाल के इंटू Na इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यानी क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं डायरेक्ट करना है, इतना किया इंटू Na किया, एक मोल के लिए निकालना है, इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस, दैट इज 46। सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ये 1 मिनट में हो जाएगा, ये समझने के लिए हमने किया। गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन 6 हम चालू करते हैं, ठीक है। बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम जो है जब 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, Al3+ बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, हाँ या ना? तो ये बोल रहा है एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम कितने करेंगे? जब भी हमारे पास मास दिया हो हम क्या करेंगे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे और मोल्स निकाल देंगे। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5 मोल्स। बिल्कुल हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है। वापस से सुनो, उसने कहा 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन चेंजेस टू Al3+ आयन इन द सॉल्यूशन विल लूज। ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा? कितना? 13.5 ग्राम। तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का लूज करता है, यहां लिख सकते हो 1 Al एटम। एक एल्यूमिनियम एटम जो है कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक। तो 1 मोल की जगह 0.5 मोल ले लेता हूं यहां, है ना। 0.5 मोल, याद रखना मोल शब्द आ गया। 0.5 मोल एल्यूमिनियम एटम्स, ठीक है। कितना लूज करेगा? 3 इंटू 0.5 इंटू मोल। 1 मोल कितना लिया है? 6 इंटू 10⁻23 लिया है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एमिट होंगे। वापस से सुनना, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल, या आधा मोल एल्यूमिनियम कितनों को लूज करेगा? आधा मोल इंटू 3, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 × 15 1.5 इंटू 6 9 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर, यानी आंसर डी हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अ प्री-वेइड रिजिड वेसल वॉज फिल्ड विद ऑक्सीजन एट एनटीपी। अच्छा, एनटीपी पे भरा और वो कह रहा है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फिर भर दिया। देखो दो तरीके हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर सेम टेम्परेचर प्रेशर ये सब कैसे देखें। मैं कहता हूं यार, मैं तो है ना हमेशा क्या यूज करता हूं? फंडा यूज करता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या यूज करता हूं? पीवी इक्वल टू एनआरटी। शुरू में पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया, बाद में अगली गैस के लिए भी पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया। मुझे पता है प्रेशर सेम दिया है, वॉल्यूम सेम कंटेनर है, टेम्परेचर सेम दिया है, आर सेम है,
तो मुझे क्लियर हो गया कि जितने मोल O2 के होंगे उतने ही मोल SO2 के होंगे, हाँ या ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, SO2। ठीक है, अब हमें तो वजन का रेशियो पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2, यहां जाएगा मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2। ठीक है, दो ऑप्शन सेम दिख रहे हैं बी और डी, ठीक है यार, इसको 1 कर लेना, कोई बात नहीं, है ना। तो हमारे पास क्या आ रहा है, मास ऑफ O2 जो है उसमें और SO2 में क्या रिलेशन है, ये 32 आया, इज इक्वल्स टू मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय 64। सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स दैट ऑफ SO2, यानी बी आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर है, या 1/4 कर लेना तुम। चलो इसको थोड़ा सा, इसमें दो ऑप्शन सेम है ना, तो इसको 1/4 कर लो, 1/4। ठीक, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, वेट ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स दैट ऑफ वेट ऑफ SO2। गेटिंग माय पॉइंट, सो आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द परसेंटेज बाय मोल ऑफ NO2। बहुत सारे बच्चों को परसेंटेज में कहीं कहीं दिक्कत है, यहां तो एवरेज मोलर मास, तो परसेंटेज बाय मोल दिया है, परसेंटेज बाय मोल दिया है, तो हम इसमें एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा दें। एवरेज मोलर मास, एक का परसेंटेज, अच्छा एक बार बताओ, इसका अगर हम परसेंटेज, मैं इसका परसेंटेज अगर x लेता हूं तो बचे हुए का NO का परसेंटेज कितना हो जाएगा। अगर मैं परसेंटेज में लूं तो 100 मोल्स ले लूं, परसेंटेज 100 में कितना, यही तो होता है, फ्रैक्शन होता है 1 में कितना, अगर फ्रैक्शन पूछा होता तो 1 ले लेता, 1 - x, 100 लिया है, क्यों, टोटल मोल्स दोनों को जोड़ेगा तो 100 आएगा, टोटल मोल्स 100% मान लिया। तो मोलर मास एवरेज का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पहले का मोलर मास यानी मोलर मास ऑफ NO2 इनटू उसके मोल्स, अच्छा इसके मोल्स NO2 के, ठीक है, प्लस मोलर मास ऑफ NO इनटू उसके मोल्स, NO के मोल्स, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, टोटल, है ना, N टोटल, इसको मिटाते हैं एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा N टोटल, गेटिंग माय पॉइंट। तो एवरेज मोलर मास हमारे पास कितना है, 34। NO2 का मोलर मास, नाइट्रोजन कितना होता है 14, ऑक्सीजन O2 32 हो गया, 14 + 32 46। अच्छा NO2 का मोल्स हमने x मान लिए, NO का मोलर मास 14 + 16 30 इंटू 100 - x, परसेंटेज में अपने आप आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल कितने मोल्स हैं, x + 100 - x को जोड़ेंगे तो 100 आएगा, टोटल 100 मोल्स लिए। ठीक, सॉल्व करेंगे, 3400 आएगा, 34 इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ओरली भी कर सकते हैं। 46x + 3000 उधर जाएगा, 3400 में से माइनस हो जाएगा 30x, तो यहां पे हम डायरेक्ट कहते हैं 46 - 30 कितना बचा, 16x, x बराबर कितना बचा, 400/16। ठीक है, 4 × 16, 400 में कितना, 25, ये परसेंटेज में हमारे पास 25% आंसर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमें आइडिया होना चाहिए किसको x लें, किसको 100 - x, जिसके बारे में पूछा उसको x ले लें। ठीक है, मोल परसेंटेज के हिसाब से दिया तो एक के मोल 100 x मान लिए, एक के 100 - x मान लिए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन एवरेज मोलर मास। एवरेज मोलर मास में परसेंटेज चेंज, अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इफ PCl5 अंडरगोस 50% डिकम्पोजिशन, यानी ये क्या है, इसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या कहते हैं इसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसको एक और साइन से हम बता देते हैं अल्फा। बढ़िया क्वेश्चन है, ये 2 चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है। ये क्वेश्चन 3 चैप्टर, पहला तो मोल जिसमें हम बेसिक परसेंटेज वाले क्वेश्चन कहते हैं, दूसरा लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन में भी ये क्वेश्चन सेम मैं दे सकता हूं, कैसे, मैं उसी के फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा, और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी मैं ये सेम फंडामेंटल लगा सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट। तो अब मैं पहले कलर चेंज कर देते हैं, इसका सुंदर ले लो कलर, ठीक है, 3 चैप्टर में ये फंडा लग रहा है। अगर तुम्हें याद हो, फॉर डिसोसिएशन, क्या बोल रहा हूं मैं,
फॉर डिसोसिएशन, फॉर्मूला याद करो, फॉर डिसोसिएशन, किसी का भी डिसोसिएशन या PCl5 टूट रहा है, इसे कहते थे फॉर्मूले को वांट हॉफ्स फैक्टर। फॉर डिसोसिएशन वांट ऑफ फैक्टर अगर तुमने अभी बोल दिया तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें आ गया है। तो मन में सोच लो कि मुझे आता है या नहीं आता है। अच्छा याद कर, आई को हम नंबर में, अगर नंबर में कहता था ऊपर ऑब्जर्व नीचे थ्योरेटिकल, ऊपर ऑब्जर्व या एवरेज, नीचे थ्योरेटिकल या रिएक्टेंट का। पर मोलर मास में उल्टा होता है, ऊपर आएगा थ्योरेटिकल भी कहते हैं कुछ लोग, और इसे कुछ लोग कह देते हैं कि सर मैं रिएक्टेंट का लिख दूं तो गलत है क्या? मैंने कहा नहीं, थ्योरेटिकल का मतलब होता है रिएक्टेंट का मोलर मास, सॉरी, तो थ्योरेटिकल का मतलब होता है रिएक्टेंट का मोलर मास डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करेंगे मोलर मास, कुछ लोग इसे एवरेज मोलर मास कह देते हैं, कुछ लोग एवरेज मतलब PCl5, PCl3 और Cl2 तीनों का एवरेज। अब ये भी एक क्वेश्चन किया, और मिक्सचर का मोलर मास, और कुछ लोग इसे ऑब्जर्व्ड मोलर मास भी कहते हैं। तो थ्योरेटिकल मोलर मास यानी PCl5, ये रिएक्टेंट का मोलर मास, रिएक्टेंट यानी PCl5 है हमारे पास, इज इक्वल्स टू, फॉर डिसोसिएशन किसकी बात करें, एसोसिएशन की बात नहीं कर रहे, फॉर्मूला चेंज हो जाता था। डिसोसिएशन है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। कुछ लोगों को एन में दिक्कत है, किसी मुझे तो एन समझ में ही नहीं आया। एन क्या होता है? स्टोइशियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, दैट इज एन की वैल्यू अगर मैं निकालूं, यहां पे साइड में निकाल देते हैं, ठीक है। अगर एन निकालें तो स्टोइशियोमेट्री ऑफ गैसियस प्रोडक्ट अपॉन गैसियस रिएक्टेंट 1 + 1 अपॉन 1, ये एन आ गया, ठीक है। जरा सॉल्व करते हैं इसे, आई को तो छोड़ देते हैं, आई वहीं पे यूज करेंगे, और वांट ऑफ फैक्टर निकालना है वहीं करेंगे। थ्योरेटिकल मोलर मास यानी PCl5 का, क्लोरीन का 35.5 इंटू 5 प्लस PCl फॉस्फोरस का जो होता है कितना होता है 31, इनको जोड़ते हैं 208.5 आता है। दिस कम्स आउट टू बी 208.5 डिवाइडेड बाय एवरेज मोलर मास या ऑब्जर्व मोलर मास, ये मुझे निकालना है। एवरेज क्वेश्चन ने बोला इसलिए मैं भी एवरेज शब्द यूज कर लेता हूं। 1 माइनस 50% है 0.5 हो गया। एन कितना है अभी अभी मैंने लिखा, एन इक्वल्स टू 2 आया, ठीक है। अल्फा 0.5 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 1.5 यानी 3/2, 2/3, तो मोलर मास एवरेज इज इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स मोलर मास थ्योरेटिकल। ये पूरा नहीं लिखना चाहो तो तुम डेटा के साथ लिख दो, डेटा के साथ लिख देंगे तो हमारे पास डेटा कितना है 208.5। चेंज कितने का हुआ 2/3 है, तो परसेंटेज चेंज अगर कुछ बच्चे बोलते हैं कि परसेंटेज चेंज में करें तो मैं ये रब कर देता हूं इधर का, ताकि इधर मैं लिख सकूं। अब मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। तो इधर चेंज कैसे होगा, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज अगर मैं देखूं तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा। कैसे? देखो इनिशियल जो था वो माइनस, अब कितना बचा इतना, चेंज ही तो पूछ रहा है, परसेंटेज में इनटू 100 कर लेंगे, जगह नहीं है मैं नहीं लिख रहा हूं, अपॉन 208.5, तो ये 33.33% आ जाएगा परसेंटेज में, या 0.33 आ जाएगा आपका आंसर अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। दिस इज हाउ वी विल डू सच क्वेश्चंस। यहां पे ये थीम इंपॉर्टेंट है जो वांट ऑफ फैक्टर वाली है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से नहीं होता, घबरा जाते हैं, सोचते हैं बैलेंस ही नहीं होगी कुछ बच्चे। याद रखना जब भी दोनों रिएक्टेंट के मोल दिए हों, यानी इफ रिएक्टेंट ए के भी मोल दिए हैं और बी के भी दिए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं पहले यहां पे लिखूंगा, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन, क्वेश्चन हमारे पास किसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन एलआर का है, क्वेश्चन इज ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है इसे हम एलआर बोल देते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट में हमें क्या डिफाइंड होना चाहिए, वैलिड ओनली फॉर, ये कब लगा सकते हैं, वैलिड ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। किसके लिए वैलिड होता है, ओनली फॉर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, सिर्फ बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए वैलिड होता है, ठीक। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, कलर चेंज कर देते हैं, इन कलर को येलो कर लेते हैं अब, ठीक है। तो अब मैं A + BO3 जरा बैलेंस करें,
कौन कैसे बैलेंस करता है ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्या करूं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करके देखना, फिर मैंने जो सॉल्व किया वो देखना, तब तुम्हें समझ में आएगा। सबसे पहले मैं बी को बैलेंस कर दूंगा। बी को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन 6 हो गए, या 4 ऑक्सीजन या 3, या ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा, 3/4 कर देंगे तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब ए को देखते हैं, 3 3 जा 9/4, तो यहाँ 9/4 लगा दो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक, मैंने बैलेंस कर दिया, तुम देख लेना, और मैंने कहीं पे गड़बड़ की है तो तुम वो भी देख लेना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिख दिए दोनों के 1। अब हमें एलआर निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक बार एलआर पता लग गया, 9/4, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मैं देखूं तो कौन छोटा रहा, 4/9, ये स्मॉलेस्ट है। जो स्मॉलेस्ट होता है उसके मोल एलआर होते हैं, यानी हमारे पास ये एलआर है, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसे कहते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्या कहते हैं इसे, एक्सेस रिएजेंट। वापिस से शुरू से एक बार और, मैंने कैसे पता किया, एलआर का क्वेश्चन है, इसके मोल दिए थे, इसके मोल दिए थे, दोनों के रिएक्टेंट के मोल दे दिए जाए तो समझ जाओ एलआर का क्वेश्चन है। एलआर का क्वेश्चन तब वैलिड है जब बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो। बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए ही हम एलआर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस किया। बैलेंस कैसे किया, हिट एंड ट्रायल। मैं सिंगल एलिमेंट को लास्ट में बैलेंस करता हूं, ए को मैंने लास्ट में बैलेंस किया, बाकी सबको मैंने पहले बैलेंस कर दिया। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने क्वेश्चन में, ऑलवेज रिमेंबर, क्वेश्चन में हमने क्या किया, रिएक्टेंट के मोल डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट करके जो स्मॉलेस्ट आया उसके मोल हमारे पास आ रहा है। अब तो बिल्कुल सिंपल है, अब तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन से हो जाएगा। देख अब बिल्कुल सिंपल है। वापस से कलर चेंज कर देता हूं ताकि तुझे बहुत इजीली ये दिख जाए। रेड नहीं दिखेगा तो ये ले लेते हैं, ठीक, ग्रीन ले लेते हैं, देखते हैं। अब मेरे पास बिल्कुल यहां ए है और यहां क्या है, A3O4। देखो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन आज ही हमने देखा, अभी अभी क्वेश्चन में देखा। अब मुझे एक बात समझ में आ गया कि यार इसके 1 मोल है। लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन करेंगे, ए को लिमिटिंग रीजन पहचान लिया, सबसे पहले एलआर पहचान लिया, उसके बाद मैं ए के हिसाब से कर रहा हूं। एक ए होता है, अच्छा एक बार बताओ, तुम्हारे पास एक ए है, उसको 3-3 के गुच्छे में बनाना है, जितने भी है, मान लो 3 पेंसिल है, उनको कंबाइन करना है। कंबाइन करना है तो कितनी हो जाएंगी, 1/3। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, या फिर यूं समझ लो, अभी भी नहीं आया तो ये समझो, ये 3 और ये 1। अब बैलेंस है, तो ये 3 ए मिलके, यानी ये 3 ए होते हैं तो ये 1 होता है, यानी जितना होता है उसका 1/3 होता है, यानी ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। तो आंसर आ जाएगा 1/3 मोल्स किसके आ जाएंगे, A3O4 के 1/3 मोल्स आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं होता है, आंसर आएगा 1/3, सी आंसर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। देखो बच्चों ये क्वेश्चन आया, इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, यहां पे हमारे पास अगर मोलारिटी दी हो, परसेंटेज W/W दिया हो, तो याद करो हमने इक्विवेलेंट से कैसे पढ़ा था, तो हम सारा कुछ इक्विवेलेंट से करेंगे। हम लोग सबसे पहले ए ऑप्शन में देखो मिली इक्विवेलेंट्स लेते हैं क्योंकि एमएल में दिया है। मिली इक्विवेलेंट्स किसका, मैं पहले NaOH का निकाल देता हूं, पहले बेस का। अगर बेस के मिली इक्विवेलेंट ज्यादा हुए तो आंसर ए हो जाएगा। जरा चेक करें, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी कितनी है 0.1, वॉल्यूम कितना है, मिलीलीटर में लिया है क्योंकि मिली इक्विवेलेंट, एन फैक्टर 1 10 आ जाएगा। अब H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स H2SO4 के अगर मैं निकाल रहा हूं तो H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर H2SO4 का 240 आ जाएंगे मिली इक्विवेलेंट्स। एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा है, सॉल्यूशन विल बी व्हाट, एसिडिक इन नेचर, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। जरा बी ऑप्शन को ट्राई करें। बी ऑप्शन में मिली इक्विवेलेंट्स NaOH के हमें निकालने हैं। NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज W/V। याद करो मैंने परसेंटेज W/V में मिली इक्विवेलेंट्स बताया है, परसेंटेज W/V इंटू 10 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय क्या किया था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया था 500। एंड H2SO4 के मिली इक्विवेलेंट्स निकालने H2SO4 के,
तो मिली इक्विवेलेंट्स निकालने, यहां पे हमें वॉल्यूम लीटर में दिया है, हम एमएल में करेंगे क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स निकालने, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर कितना आएगा 1000। एसिड के मिली इक्विवेलेंट्स डबल है बेस के, ये भी एसिडिक होगा, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। सी ऑप्शन पे आते हैं जरा, मिली इक्विवेलेंट्स NaOH के निकालते हैं। मिली इक्विवेलेंट्स NaOH के हम परसेंटेज W/W में क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज W/W इंटू 10 इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वजन, मास, तो मास लिख दिया क्योंकि 200 ग्राम दिया है, ml में देता तो बात अलग थी, ठीक। इंटू अब क्या करेंगे, एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ NaOH 40, तो हमारे पास कितना आएगा 2000। एंड मिली इक्विवेलेंट्स HCl के निकल आते हैं, मिली इक्विवेलेंट HCl के निकालते हैं। HCl की हमारे पास क्या दी है, मोलारिटी, वॉल्यूम 1500 ml, एन फैक्टर 1, तो सॉल्व करेंगे तो 1500 मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे। तो हमें दिख रहा है कि बेसिक सॉल्यूशन होगा, बेस के मिली इक्विवेलेंट्स हमारे पास क्या है, ज्यादा है, बेस के मिली इक्विवेलेंट्स ज्यादा है, आंसर क्या होगा हमारे पास सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा, मिली इक्विवेलेंट्स हमें आना चाहिए, इससे क्वेश्चन फास्ट हो जाता है। अब मैंने आपको समझाया इसलिए फिर भी टाइम लगा, वरना 1 मिनट में हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे करेंगे देखना, हमारे पास गैसियस ब्यूटेन है C4H10 गैसियस, इसको जला रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर इसे बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास देखो ये गैसियस दिया हुआ है, ऑक्सीजन गैसियस है। जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं हमारे पास CO2 गैस, H2O लिक्विड, H2 हमारे पास लिक्विड बनेगा। ये हाईलाइट करने की कहानी है, चाहो तो कलर चेंज कर दूं, तुम चाहो तो कलर चेंज कर दूं, ये लिक्विड है, ध्यान रखना, ठीक। अब सबसे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस क्यों करना पड़ेगा, दोनों दिया है, LR निकालना पड़ेगा। तो कार्बन को बैलेंस करेंगे 4, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे 5, 2 जा 10, ठीक है, ये आ जाएगा 6.5, ठीक है, 13/2, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना दिया 15 ml। अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो चाहे मोल से करूं चाहे वॉल्यूम से करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जैसे मोल में करते हैं वैसे वॉल्यूम में कर दूंगा, तो 15 है और ये कितना दिया है 105। अब दोनों का ml में दिया है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, 15 डिवाइडेड बाय 1 और 105 जो है इसको डिवाइड कर दो 6.5 से। कौन छूटा है, ये जो स्मॉलेस्ट आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा LR, ठीक है। कलर चेंज करते हैं फिर वापस से, इंक कलर हम ले लेते हैं लाइट ब्लू, ठीक है। तो ये हमारे पास LR हो जाएगा, ये लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा, दिस विल बी द लिमिटिंग एजेंट, जो स्मॉलेस्ट है वो लिमिटिंग। अब स्मॉलेस्ट वाला ये 0 हो जाएगा फाइनली, ठीक है, वॉल्यूम फाइनल, ये वॉल्यूम इनिशियल था, ये वॉल्यूम फाइनल, ये 0। अच्छा, इसका 1 मोल जाता है तो इसके 6.5 6.5 मोल जाएंगे, तो हमारे पास 15 इंटू 6.5 यानी इसके 105 में से कितने जाएंगे, 15 इंटू 6.5 97.5, यानी इसके 105 में से 97.5 ml इसका चला जाएगा, ठीक है। इसका 1 मोल जाता है तो इसके 4 मोल बनते हैं, यानी ये शुरू में 0 था। पानी की बात नहीं करेंगे, पानी लिक्विड है, लिक्विड की वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानते हैं गैस के कंपेयर में। तो इसका शुरू में वॉल्यूम CO2 का 0 है, जब ये बर्न होगा 15 ml तो 15 4 जाए, इसका 1 ml जाता है तो इसके 4 ml बनता है, तो इसका 15 ml जाएगा तो 15 इंटू 4 इसका आ जाएगा हमारे पास 60 ml। ये 105 माइनस 97.5 और ये तो 0 हो ही जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन है क्या देखें जरा, तो डेल्टा V हम क्या करें, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 15 प्लस 105, इनिशियल में से फाइनल वॉल्यूम को माइनस कर दें
तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना है 105 माइनस 97.5 और ये प्लस 60, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52.5 आ जाएगा। 52.5 ml विल बी द वॉल्यूम जो चेंज हुआ। ठीक है, वैसे भी सुनो, ज्यादा गैसेस थी और कम गैस बनी, क्योंकि ये तो लिक्विड है, ज्यादा एक और 6.5 7.5 और इसके 4 मोल बने, तो वैसे भी पता है कॉन्ट्रैक्शन होना है। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें ध्यान रखना है, कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर अ सोल्यूशन कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस, बड़ा इजी है। देखो कुछ लोग परसेंट W/W से भी कर देते हैं, दोनों को डिवाइड करके। मैं इक्विवेलेंट से करूंगा, हमने इक्विवेलेंट पढ़ा है तो हम इक्विवेलेंट से करते हैं। तो हम कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ सेम सॉल्यूशन बराबर होंगे। ठीक है यार, मोलारिटी या परसेंट W/W या परसेंटेज W/V है क्या, कंसंट्रेशन है, कितने में कितना। मैं कह सकता हूं यार मेरे पास मीठा पानी है, इसमें इतनी शक्कर डाल दी है, मतलब 100 ग्राम वाटर में इतने ग्राम मैंने शक्कर डाल दी है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं 100 ml वाटर में मेरे पास इतनी शुगर है। तो दोनों में टर्मोलॉजी अलग है पर वैल्यू सेम है। सॉल्यूशन तो सेम है, सॉल्यूशन सेम है पर टर्मोलॉजी अलग है, इसलिए इक्विवेलेंट बराबर कर दिए। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला परसेंटेज W/W वाला याद करो। परसेंटेज W/W इंटू क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। सब कैंसिल हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन देने का लेने का नहीं। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज W/V इंटू 10 इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सब कैंसिल कर दे LHS और RHS में, जो कैंसिल हो रहा है सब, मतलब जो हो रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/V कितना है 20/16, 20/16। अच्छा एक बात बता, ये वजन W ग्राम और वॉल्यूम किस में लिखते थे, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, रुको। लेट अस टेक येलो कलर। हम जानते हैं वजन किस में लेते हैं, ग्राम में, वॉल्यूम किस में लेते हैं, ml में। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.25 ग्राम पर ml, लीटर फीटर नहीं आएगा। ठीक, इज दिस क्लियर? तो ये हमारे पास डेंसिटी है, वैसे भी डेंसिटी हम ग्राम पर ml में ही लेते हैं, ये हमें पता रखना है। Each 9.4 gram of a compound contains 7.2 gram carbon and 0.6 gram hydrogen and rest is oxygen। बड़ा इजी क्वेश्चन है। टोटल वजन दिया हुआ है 9.4 ग्राम, तो बचा कुचा हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो हम कैसे कर लें, रेशियो, हमें मोल का रेशियो चाहिए। बेसिकली कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन का मोल रेशियो चाहिए। मोल रेशियो कैसे निकालते हैं, वजन डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कैसे करते हैं, N बराबर मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे भी मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे भी मास अपॉन मोलर मास। वेरी गुड, मुझे लगता है ये तुम्हें आता है और तुम कर सकते हो बहुत इजीली। कार्बन का 7.2 है, मोलर मास कार्बन का 12। एक्चुअली ये जो रेशियो है ना, ये मोल्स का रेशियो होता है, वजन का या मास का रेशियो नहीं होता। अगला हाइड्रोजन का मास कितना है 0.6। कुछ बच्चे कहते हैं सर H2 लू या H लू। यार अगर H2 लेगा तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, पर हमें तो रेशियो चाहिए तो 1 ले ले। ठीक है, 0.6 और रेस्ट ऑक्सीजन कितना हुआ 7.8, तो 9.4 1.6 बचेगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O। तो कितना आ रहा है 0.6। इसका कितना आ रहा है, मोल का रेशियो निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका 0.6, इसका कितना आ रहा है 0.1, तो 6:6:1। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो आ रहा है 6:6:1। यानी सिंपलेस्ट फॉर्मूला जो आया उससे हमें आइडिया लग गया एम्पेरिकल फॉर्मूला का। ठीक, तो हम ऐसे कर लेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूले पे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब ये बोल रहा है ब्रोमीन एंड क्लोरीन रिएक्ट साइमल्टेनियसली, दोनों को साइमल्टेनियसली रिएक्ट करा दिया टू प्रोड्यूस। वापस से देखो, दो एलिमेंट मिलके BrCl और BrCl3 बन रहे हैं। याद करो क्या किया था पहले क्वेश्चन में, सिमिलर टाइप का किया था।
ब्रोमीन और क्लोरीन पैरेलल रिएक्शन है, पीओएसी से सॉल्व करेंगे, याद करो, और याद नहीं आए तो वापस से समझ लो। देखो कार्बन और ऑक्सीजन को लें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, ये अपने आप में एक अलग रिएक्शन है। ब्रोमीन प्लस क्लोरीन को वापस से रिएक्ट करेंगे, BrCl3 बैलेंस करूंगा तो ये अपने आप में कंप्लीट रिएक्शन, ये अपने आप में कंप्लीट रिएक्शन है। यानी अगर मैंने इसे हटा दिया तब भी ये रिएक्शन कंप्लीट है। तो हमें हटाने पे भी रिएक्शन अगर कंप्लीट दिखे, यानी हमारे पास एक जो बाय प्रोडक्ट हो दूसरे पे डिपेंड ना करे, यानी चाहे मैंने अभी इसे हटाया, चाहे अब कोई कह दे कि सर इसे हटा दो, हटा दे, इससे हटा दे, तब भी रिएक्शन कंप्लीट है। तो वापस से इरेजर से मैं रब कर दूंगा। देखो वापस से सुनो, अभी भी रिएक्शन कंप्लीट है, चाहो तो बैलेंस कर दो, तो रिएक्शन अधूरी नहीं हुई है। आपने कोई भी एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट हटा भी दिया तब भी रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पीओएसी लगाएंगे। व्हाट वी विल डू, विल अप्लाई पीओएसी। तो ब्रोमीन और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं, अब 10 मोल। अब इसने देख एक और बात बोली, नन ऑफ द रिएक्टेंट विल लेफ्ट, नन ऑफ द रिएक्टेंट विल लेफ्ट, कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा, कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा। इसका मतलब मैं क्या करूं, बोलो, इसका मतलब पीओएसी ही लगाना पड़ेगा। 10 मोल्स इसके हैं, डायरेक्ट मोल्स दिए हैं, इसके 25 मोल्स हैं, इसके 0 हैं, इसके 0 हैं, तो मोल्स हमारे पास गिवन है। हम पीओएसी लगाते हैं, ध्यान से सुनना, पीओएसी कैसे लगाते हैं वापस से सुन लो। एटम कंजर्व कर रहे हैं, एलएचएस में जो एटम है वो आरएचएस में, ऑन बीआर पे पहले पीओएसी लगाते हैं। जरा देखते हैं, एक ब्रोमीन को फोड़ेंगे, जरा एक ब्रोमीन को फोड़ो, 2 बीआर निकलेंगे, तो एक नहीं है, 10 Br2 है, तो 10 Br2 को फोड़ेंगे तो कितने Br निकलेंगे, 20 Br। तो इधर के Br, इधर Br है ही नहीं, एरो आया इक्वल टू, यानी इधर के Br और इधर के Br को बराबर करना है। एक BrCl को फोड़ देना, अब एक BrCl को फोड़ेगा, यानी जितने भी BrCl हैं, इसका एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं शुरू में 0 है, बाद में ये x बन रहा है, कितना मान लेते हैं इसे x, इसे कितना मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं y। ठीक है, x और y निकाल देंगे, तो BrCl हमारे पास, एक BrCl को फोड़ेंगे तो हमारे पास एक Br निकलेगा, x BrCl को फोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, x। अच्छा, y BrCl3 को फोड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे एक Br, y को मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे y, तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब वापस से पीओएसी हम लगाएंगे, पीओएसी ऑन Cl क्लोरीन, Cl पे हम पीओएसी लगाएंगे। इधर क्लोरीन, यानी एटम्स बिफोर, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में क्या, एटम्स रिएक्शन के पहले जितने एटम है रिएक्शन के बाद भी उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो मैं इधर क्लोरीन का अगर मैं देखूं तो कितना करूंगा, 25 इंटू कितना 2, हाँ या ना। इधर क्लोरीन देखो, एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे एक क्लोरीन, तो एक्स मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे एक्स क्लोरीन, एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे 3 क्लोरीन, वाई मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे 3 वाई क्लोरीन। याद रखना, 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल एक्स और वाई सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। करते हैं जरा, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 20 माइनस x, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो ये तो 50 हुआ इज इक्वल टू y की वैल्यू रखनी है, x तो ऐसा कैसे रख दें, 3 इंटू 20 माइनस x। ठीक, तो 23 जा 60, तो 50 माइनस 60 और x माइनस 3x सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। कैसे किया, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू 5 कहां रख देंगे, यहां पे। तो अगर मैंने x की वैल्यू 5 यहां रख दी, फिर कलर चेंज करना चाहो फिर कलर चेंज कर लो, तो इसमें हम वापस से x की वैल्यू पुट कर देंगे, देयरफॉर हमारे पास y आ जाएगा 20 माइनस 5 यानी 15, x 5 y 15। चेक कर लेना, यू शुड डू इट योरसेल्फ कि कैसे हम पीओएसी लगाए। वापस से सुन लो एक बार कि अगर हमारे पास 2 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और 2 डिफरेंट हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, पर दोनों डिफरेंट प्रोडक्ट में सेम एलिमेंट है, यानी
मैं देखो सीधी सी बात है, एक इधर वाला जो हमारे पास BrCl3 है, इसको मैं हटा भी दूंगा तो भी हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट रहेगी। डिस्कनेक्ट हो गया था, ठीक है। तो ये हटा भी दूंगा तब भी रिएक्शन कंप्लीट होगी, या ये हटा दूंगा तब भी रिएक्शन कंप्लीट होगी। बैलेंस करके लिख सकते हैं, यानी हम लोग इस तरह की रिएक्शन को डायरेक्टली बैलेंस नहीं कर सकते। हर बच्चे का अलग अलग आएगा, तुम यहाँ 5 ले लेना, एक बच्चा 2 ले लेना और फिर बैलेंस कर देना, हो जाएगा। तब दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो पूरी रिएक्शन का अलग अलग आएगा, ठीक है। क्लियर है, ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने POAC लगा दिया ब्रोमीन पे, इधर के ब्रोमीन बराबर इधर के ब्रोमीन, एक ब्रोमीन को फोड़ेंगे 2 Br मिलते हैं, 10 ब्रोमीन को फोड़ेंगे 10 × 2, इधर के ब्रोमीन हमारे पास कितने X, इधर के ब्रोमीन हमारे पास कितने Y। तो हमने एक मॉलिक्यूल को फोड़ा तो एक ब्रोमीन, यानी X मॉलिक्यूल को फोड़ा X ब्रोमीन, Y मॉलिक्यूल को फोड़ा Y ब्रोमीन। गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह हमने क्लोरीन पे लगा दिया, X और Y हमें मिल गया। हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो E/M का हम करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर देखते हैं चार्ज बाय मास का, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारे पास सही हो सकता है, ठीक है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास। तो पहला हमारे पास है E/M का मतलब क्या होता है, पहले समझना। E इज द चार्ज, E का मतलब है चार्ज, M का मतलब है मास, ठीक है। तो मैं तीनों का देखूंगा। ए ऑप्शन में Na+, फिर आएगा Mg2+, फिर हमारे पास आएगा Al3+। तीनों का हम लोग E/M रेशियो निकालेंगे। विल कैलकुलेट द E/M रेशियो ऑफ ऑल 3 ऑफ देम। E/M रेशियो निकालना है। तो चार्ज कितना है 1e, मास कितना है 23, पहला आ गया। दूसरे का चार्ज कितना है 2e, मास कितना है 24, ठीक। इसका कितना है चार्ज 3, 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 1e/12, इसको सॉल्व करेंगे तो 1e/9। तो हमारे पास सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा हमारे पास एल्यूमिनियम है, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम। तो आंसर ए ही हो जाएगा, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। चार्ज बाय मास, ई का मतलब चार्ज होता है, एम का मतलब मास होता है, हमें ये ध्यान रखना है। गेटिंग माय पॉइंट। तो वी नीड टू केयरफुली रिमेंबर दैट E/M रेशियो का मतलब क्या है, फिर तो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें OH- आयन की कंसंट्रेशन बोली है और एक एसिड एक बेस है। तो जब भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आए, अगर मान लो 2 बेस होते और OH- की कंसंट्रेशन बोलता तो ऐड कर देते, बिकॉज वी नो दैट एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है या खा जाता है। तो बेस एक्स्ट्रा है, हमें पता है बेस बच जाएगा जब भी OH- बचेगा। ये हमें फंडा क्लियर होना चाहिए। एसिड और बेस अगर हमारे पास आए तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देगा माइनस इक्विवेलेंस ऑफ HCl। तो मैंने क्या किया, इक्विवेलेंट ऑफ OH- इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड माइनस इक्विवेलेंट ऑफ HCl। OH- के हमें इक्विवेलेंट निकालने हैं। जब भी किसी के इक्विवेलेंट निकालने हैं तो पहले चेक कर लो मोलारिटी दिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। मैंने बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताए थे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। वॉल्यूम फाइनल होगा, मेक श्योर दैट, ठीक है। इजिकल्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी मोलारिटी नॉर्मेलिटी होती है तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं इनटू n फैक्टर। इक्विवेलेंट ऑफ HCl में भी मोलारिटी, इसलिए मोलारिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो अब मुझे मोलारिटी किसकी चाहिए, OH- की। जिसकी आपको मोलारिटी चाहिए होती है, ठीक है, उसी का n फैक्टर लेते हैं। और n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर होता है OH, एक OH- है n फैक्टर 1। अच्छा, V जो है फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 200 ml प्लस 800 ml, दोनों तरफ हम ml में ले लेंगे 1000 ml, n फैक्टर 1, एक OH है इसलिए n फैक्टर 1। मोलारिटी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ज्यादा में से छोटे वाले को माइनस किया इनटू वॉल्यूम ml में लेंगे। n फैक्टर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है इसलिए n फैक्टर 2 होगा। मोलारिटी हमारे पास HCl की कितनी होगी 8 इंटू गिवन है इंटू 200 इंटू 1, ठीक। तो मोलारिटी ऑफ OH- आयन अगर मैं निकालना चाहूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 to 16 में से गया 1600/1000, 1600/1000, ठीक है। तो 1.6 m हमारे पास फाइनल मोलारिटी आंसर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। चलो
तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये एलआर का क्वेश्चन है, खुद क्वेश्चन ने पूछ लिया एलआर क्या है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास सबसे पहले एलआर की रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, क्वेश्चन में बैलेंस करके दी हुई है, तो एलआर की रिएक्शन आपके पास बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं, तो मैं रिएक्शन को थोड़ा सा एलेबोरेट करके ऐसे लिखना चाह रहा हूं, +15C फाइनली क्या देगा 17P, ठीक। नाउ हमें क्या क्या पता है, 15 मोल्स ऑफ ए, सबके मोल्स पता है, इनिशियल मोल्स इसके 15 हैं, इसके मोल्स कितने 26 हैं, इसके मोल्स कितने 30.5 हैं, वैसे ही पता लग रहा है BLR है, फिर भी देख लेते हैं, n डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम कर देंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 7 हम करेंगे, 26 डिवाइडेड बाय 13 हम करेंगे, और 30.5 डिवाइडेड बाय 15 हम करेंगे। ये 2 पॉइंट समथिंग आया, ये 2 आया, और ये तो और भी ज्यादा आ रहा है। तो हमारे पास ये स्मॉलेस्ट है, जो स्मॉलेस्ट होता है उसके मोल्स को हम LR कह देते हैं, दिस इज LR, ठीक है। यानी लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता लग गया, दैट इज नन अदर देन B, जिसके मोल सबसे कम होंगे वो हमारे पास LR हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हम लेते हैं। अब देखो परसेंटेज W/W दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म का मतलब है मीठा पानी है तो इसको मोलारिटी में लूं या परसेंट W/W में लूं, मिठास उतनी ही है पानी की, सेम सॉल्यूशन है, तो सेम सॉल्यूशन की मोलारिटी और परसेंटेज W/W दे रखा है, तो मैं तो इक्विवेलेंट से करूंगा जैसा मैं हमेशा कर रहा हूं। इक्विवेलेंट से क्वेश्चन बड़ा इजी रहता है, इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट, उसी सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट बराबर उसी सॉल्यूशन के इक्विवेलेंट। लेट्स सी, अब हमारे पास क्या चाहिए, मोलारिटी चाहिए, मोलारिटी का फॉर्मूला वैल्यू दी हुई है तो मोलारिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे इक्विवेलेंट में। परसेंटेज W/W दिया है तो परसेंटेज W/W वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, इनटू डेंसिटी सॉल्यूशन की इन ग्राम पर ml इनटू 10 इनटू वॉल्यूम, अगर ये लीटर में है तो ये भी लीटर में होगा, और बाय डिफॉल्ट हम लीटर में लिखते हैं n फैक्टर, पर डेंसिटी हम ग्राम पर ml में लेते हैं, याद रखना डेंसिटी हम ग्राम पर ml में लेते हैं, मोलर मास सॉल्यूट। मुझे पता लग गया वॉल्यूम और n फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। एक बात बताओ, इतना सा सॉल्यूशन हो या इतना सॉल्यूशन हो, वॉल्यूम जो है इतना लूं या इतना लूं, वॉल्यूम कितना भी लो, मोलारिटी चेंज नहीं होती है, मिठास उतनी रहेगी। एक बात बताओ, मान लो आपकी सिस्टर ने बहुत सारा सॉल्यूशन बना दिया, उस सॉल्यूशन में से आप इतना लो या इतना सारा लो, मिठास सेम रहती है, ठीक है। तो मोलारिटी इज 2m, परसेंटेज W/W कितना है 30 है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 2 इंटू 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास निकालना है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 300। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज नन अदर देन, मैं मोलर मास को mm से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि मोलारिटी से कंफ्यूजन ना हो, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 को कैसे किया जाए, देखो क्वेश्चन अच्छा है पर थोड़ा लेंदी है, फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। वो कह रहा है 31 ग्राम फास्फोरस है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फास्फोरस है, तो जब भी मास आए ना मोल में चेंज कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस दोनों में क्या है हमारे पास 1 मोल होने चाहिए, 31 डिवाइडेड बाय 31 यानी 1 मोल ऑफ P, यानी 1 P होना चाहिए दोनों में। तो अगर मैं Na3PO4 देखूं, Na3PO4 देखूं और यहां 1 लगा दूं, यानी मैं कह दूंगा इसके 1 मोल में, इसके 1 मोल में हमारे पास 1 मोल फास्फोरस है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे एक फास्फोरस आएगा, तो 1 मोल इसका आएगा, ठीक है। ऐसा का ऐसा अगर इसका 1 मोल आया एंड हमारे पास Ca3PO4 में 2 फास्फोरस आ रहे हैं, 2 को 1 में करने का क्या तरीका है, 1/2 कर दिया, 1/2 मोल्स ऑफ Ca3PO4 होल ट्वाइस, तो इसमें हमारे पास मोल्स कितने हो जाएंगे फास्फोरस के 1 मोल, तो मॉलिक्यूल के मोल कितने हो गए
1/2 मोल हो गए हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फास्फोरस। तो इसमें 1/2 मोल्स हो गए CA3PO4 होल ट्वाइस के। इन दोनों का रेशियो चाहिए, देयरफॉर मास ऑफ Na3PO4, क्वेश्चन को मास देना चाहिए अगर इतना लेंथी क्वेश्चन दे रहा है तो, ठीक है, मोलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ CA3PO4, इसके आधे मोल में थे, n इंटू मोलर मास डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसके मोल 1 है, इसका मोलर मास लगभग 164 आता है, डिवाइडेड बाय इसका हाफ मोल है और इसका लगभग 310 हमारे पास दोनों। तो ये देखो रेशियो जो है अप्रॉक्स 1 के आसपास आ रहा है, 1 के आसपास सबसे नियरेस्ट है 1.05। वापिस से सुनो, हमने क्या किया, रेशियो ऑफ मासेस चाहिए था। सबसे पहले हमसे बोला गया 1 मोल फास्फोरस होना चाहिए या 31 ग्राम। जब भी मास होना मैं तो मोल में कर लेता हूं, तो 1 मोल फास्फोरस, दोनों में 1 मोल फास्फोरस होना चाहिए। अगर दोनों में 1 मोल फास्फोरस चाहिए तो यहां पे ध्यान से सुनो, यहां पे एक मॉलिक्यूल में 1 फास्फोरस है, जबकि यहां पे एक मॉलिक्यूल में 2 फास्फोरस है। तो 2 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसके 1 मोल किसके आ गए, Na3PO4, जिसमें कंटेन्स 1 मोल P। ऐसा कैसा, हाफ मोल किसके आ गए, CA3PO4 होल ट्वाइस के हाफ मोल आ गए, जिसमें कंटेन्स 1 मोल ऑफ P। ठीक, तो 1 मोल P कितने में होगा, आधा मोल CA3PO4 में। तो इसके मोल देखो, वजन का रेशियो क्या होता है, मास का रेशियो n इंटू मोलर मास, n इंटू मोलर मास, दोनों के मोल लिख दिए, दोनों का मोलर मास लिख दिया। ये रेशियो लगभग 1 के बराबर आता है या 1.05 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, जैसे ही मुझे ग्राम एटम्स दिखे बिना दिमाग लगाए मोल हम समझ जाते हैं। ग्राम एटम्स का मतलब होता है मोल। मोल्स ऑफ O, मोल ऑफ O चाहिए O, ठीक है। 0.8 मोल टार्टरिक एसिड। देखो अगर ऐसे करना है क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रॉपर समझने के लिए, तो 1 मोल टार्टरिक एसिड जो होगा C4H6O6 में हमारे पास कंटेन्स, मैं पूरा डिटेल लिखूं तो कंटेन्स कितने ऑक्सीजन होंगे, 6 मोल्स ऑफ O। 6 मोल्स ऑफ O है। 1 मोल C4H6O6 कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ O है, ठीक है। या इधर को थोड़ा नीचे लिखना चाहे वापस से लिख सकते हैं, 1 मोल ऑफ C कंटेन्स, यहां लिख देता हूं, कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ O, ठीक है। देयरफॉर अगर मैं कहता हूं, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास 1 मोल में 6 मोल्स हुए हैं, तो 0.8 मोल जो है उसमें कितना हो जाएगा, 6 इंटू 0.8 मोल्स ऑफ O। तो कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48, 4.8 मोल्स ऑफ O आ गए। डायरेक्ट ओरल क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारे पास 1 मोल में 6 मोल, 1 मोल को फोड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे 6 ऑक्सीजन निकलेगी, 1 मोल को फोड़ेंगे 6 मोल ऑक्सीजन निकलेगी। तो 1 मोल में 6 मोल वो मिलते हैं, तो 0.8 में कितना होगा, इंटू 0.8, तो आंसर आ जाएगा डी। सिंपल है। इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट 2 ग्राम ऑफ प्योर एक्स, अच्छा क्वेश्चन है, produces 3 grams of pure X2O5. The number of moles of X in the given sample of pure X is। सबसे पहले मेरे को एक बात तो सूझ गई कि यार ये जो X और O का रेशियो है वो 2:5 है। इसमें X का मास कितना दिया हुआ है, X का मास अगर 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन का वजन हम ना भूलें कि 1 ग्राम होगा, क्योंकि टोटल वजन दोनों का जोड़ेंगे कितना है, टोटल वजन इज 3 ग्राम टोटल मास। तो टोटल वजन में 2 ग्राम इसका 1 ग्राम इसका है। दोनों के मोल निकाल लो। दोनों के मोल कैसे निकालते हैं, मोल डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालेंगे, मोलर मास ऑफ x इंटू 2, क्योंकि 2x है, ठीक है। और यहां पे कितना आ जाएगा, इसका वजन अपन ऑक्सीजन का कितना लिखेंगे, 5 इंटू 16। तो दोनों का मोल का रेशियो आ गया। अब दोनों का मोल का रेशियो हमें पता है कितना है। ऑल्सो वी नो दैट 2 upon
वैसे तो 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, पर ठीक है समझने के लिए थोड़ा सा और लिख देते हैं। 5 इंटू 16 इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ दिख जाएगा 2:5। इन दोनों के मूल का रेशियो 2:5 है। पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इधर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 16 इंटू 5, ये ऊपर चला जाएगा, मोलर मास ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2/5। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले मोलर मास निकाल लो, मोलर मास ऑफ एक्स, हेंस मोलर मास ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, 25 इंटू 8, 5 5 जा 25, 2 8 जा 16, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स क्या होगा, इसका वजन, इसका मास कितना था, 2 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 8, तो कितना आएगा 0.01 आंसर आ जाएगा। 0.01 आंसर आएगा तो ए आंसर आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ रस्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, रस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयरन आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम्स ऑफ रस्ट। देखो जब भी नंबर की बात आए ना, तो वजन को या मास को नंबर में बदल दो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 इज इक्वल्स टू इसका मास अपॉन मोलर मास, इसी का मोलर मास 56 इंटू 2 112, 56 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 48, ठीक। ये हो गया 112 प्लस 48, कितना बचा 160, तो ये आया 16 अपॉन 160। देयरफॉर मेरे पास मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Fe2O3 इज नथिंग बट 1/10 मोल्स, 1/10 मोल्स आ जाएंगे। अब मोल ऑफ आयरन, एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे कितने आयरन निकलेंगे, 2, तो 1/10 को फोड़ेंगे, देयरफॉर नंबर ऑफ Fe क्या हो जाएंगे, एक मॉलिक्यूल को फोड़ेंगे इसके दुगने, 2 इंटू 1/10 मोल्स आ जाएगा, 1/5 मोल्स आंसर आ जाएगा। हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, तो 5 2 जा 10 यानी 0.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। A 400 ml sample of 1 m NaOH is left in a hot plate overnight। एक सैंपल है, तूने मान लो शुगर का सॉल्यूशन रख दिया रात भर, कुछ पानी उड़ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इक्विवेलेंट्स जो है सेम रहेंगे। कैसे यार, एक शुगर उतनी रहेगी, शुगर उतनी ही रहेगी, पानी कम ज्यादा हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट्स बिफोर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स आफ्टर, इक्विवेलेंट सेम रहेंगे। तो इक्विवेलेंट्स हमें क्या दिया है, पहले मोलारिटी, तो मोलारिटी का फॉर्मूला लग दो। फाइनल क्या दिया है, मोलारिटी, फाइनल वॉल्यूम हमें निकालना है, पर वॉल्यूम ऑफ वाटर एवेपोरेटेड बाद में निकालेंगे, ठीक है, इनटू एन फैक्टर। तो मोलारिटी शुरू में कितनी है 1 m, वॉल्यूम कितना है 400 ml, दोनों तरफ ml में लेंगे, एन फैक्टर तो सेम ही कट जाएगा, भले लिख लो 1, ठीक है। अब मोलारिटी कितनी रह गई, अब मोलारिटी 1.6, वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो बचेगा एन फैक्टर 1 है, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 1.6। ये हमारे पास कौन सा वॉल्यूम आया भाई, ये फाइनल बचा हुआ वॉल्यूम आया। तो 400 में से कितना बचा, इतना। देयरफॉर इसे चाहो तो सॉल्व कर लो ना, 4 4 जा 16 और यहां कितना आ जाएगा 4 4 जा 16 और 4 25 और ये 250, ठीक है, 250 ml बच गया है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा, वॉल्यूम इनिशियल जो वाटर इवेपोरेट हुआ वो क्या हुआ, कितना पानी चला गया। तो टोटल पानी जितना था उसमें से जो पानी रिमेनिंग है, रिमेनिंग भी बोल सकते हैं या फाइनल जिसे हमने बोला है, तो टोटल कितना था हमारे पास 400 था, 400 में से 250 चला गया, कितना बच गया 150 ml हमारे पास बच गया। 150 ml इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को हम सॉल्व करते हैं।
तो मोलालिटी निकालनी है, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा होगा पर ठीक है, हम लोग अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन के हिसाब से देख लेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000, नीचे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट होगा, और हमें पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 होता है। मोलर मास यहां पे सॉल्वेंट का आता है, जिन बच्चों को याद नहीं है वो ये बात कंपल्सन है कि याद रखें, मोलर मास सॉल्वेंट का आएगा। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0.85 है, तो ये 0.15 हो जाएगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 0.85 इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी, तो 55 पॉइंट, ये आ जाएगा 15, 3 और ये 17, तो ये 3, 5 थे 15, 5 1 जा 5, 5 5 1 जा 5, 3 5 7 जा 35, और ये 55.55 हमें पता है, तो लगभग ये 10 से कम आ रहा है, यानी ए ऑप्शन आएगा 9.8। 9.8 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो कई बार फॉर्मूला आ जाए तो यू शुड नो हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। बच्चों मेरी बात याद रखना, सेलेक्ट होना है, हार नहीं माननी है। वी नीड टू गेट सेलेक्टेड, हमारी सीट कंपल्शन वहां पे है, ठीक है, कंपलसरी हमारी सीट वहां पे रिजर्व्ड है, क्योंकि इस साल बच्चों में कंपटीशन बहुत कम है, जो पढ़ा उसका सिलेक्शन बहुत इजीली होगा। चलो